स्टूडेंट्स, आज हम देखने जा रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 वर्क एंड एनर्जी। सबसे पहले हम देखेंगे वर्क यानी कोई भी चीज़ का काम। अब यहाँ पे आपको डेफिनेशन देके है, वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट कॉज डिस्प्लेसमेंट। कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब हम फोर्स लगाते हैं तो वो अपनी जगह से दूसरी जगह जाता है, यानी उसका डिस्प्लेसमेंट होता है, वो मोशन में जाता है। इसको कहते हैं वर्क यानी किसी भी काम को करना। जैसे आपके सामने एग्जाम्पल है, one girl is watching the TV and one is putting the bag. These are the examples of work and energy. तो वर्क करना यानी आप क्या करते हैं, वर्क का फॉर्मूला ये है कि वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये फॉर्मूला भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। बस ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। W इज इक्वल टू FS। वर्क को डिनोट किया जाता है W से, फोर्स को किया जाता है F से, और डिस्प्लेसमेंट को किया जाता है S से। वर्क इज इक्वल टू FS। अब इसका यूनिट देखेंगे, ऐसा यूनिट क्या होगा, तो फोर्स का न्यूटन होता है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का होता है मीटर। तो वर्क का यूनिट होता है न्यूटन मीटर, और सेकंड इसका कह सकते हैं जूल, क्योंकि जूल साइंटिस्ट ने इसके बारे में डिस्कवरी की थी, तो जूल कहा जाता है। अभी अभी इक्वेशंस वगैरह बनाई गई है। देखिए, गर्ल आपको दिख रही है गाड़ी चलाते हुए, तो आपको कैसे इसमें से दिखता है कि एक रेक्टेंगल बन रहा है, यानी जो गर्ल्स का हाथ और वो गाड़ी का जो स्ट्रिंग, जो धागा है, ये एक हाइपोटेन्यूस बन जाता है। लड़की के पास एक परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है और नीचे बेस बनता है। तो ये एक इसमें लगता है पाइथागोरस थ्योरम। ये एक ट्रायंगल बन जाता है, राइट एंगल ट्रायंगल, और इसमें ट्रिग्नोमेट्री के रूल्स लगते हैं। अब लड़की इसको अपनी तरफ में खींच रही है, तो ये गाड़ी के बाजू में लड़की है, तो इसको कहते हैं एडजेसेंट। तो ट्रिग्नोमेट्री अगर आपने पढ़ी हुई है तो आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री में एडजेसेंट किसके पास में होता है, कॉस थीटा के पास में। कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। तो लड़की इस गाड़ी को क्या एडजेसेंट है, तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ किया जाता है कॉस थीटा का। इसके लिए यहाँ पे कॉस थीटा का फॉर्मूला यूज़ किया गया। अभी ये F और F1 ये वो लड़की है, और थीटा ये गाड़ी है, और थीटा यानी ये एंगल एक बन रहा है, गाड़ी जैसे चल रही है। तो यहाँ पे एडजेसेंट में है थीटा और F1 की लड़की की पोजीशन, तो ये एडजेसेंट के लिए यहाँ पे यूज़ किया गया है कॉस थीटा। अब यहाँ पे W इज इक्वल टू F कॉस थीटा S, ये इक्वेशन बन चुकी है। W इज इक्वल टू FS कॉस थीटा, यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, यानी अगली जो भी काम हो रहा है उसका एंगल कितना है, इसके लिए ये यूज़ होता है। अब यहाँ पे आपको 3 दिख रही है, 0 डिग्री, 0 पे कॉस की वैल्यू 1 होती है, तो W इज इक्वल टू FS। 90 डिग्री, 90 डिग्री पे कॉस की वैल्यू 0 होती है। अब कॉस की वैल्यू 90 डिग्री, यानी अगर लड़की भी स्ट्रेट खड़ी है और ये स्ट्रिंग हाथ में नहीं पकड़ी हुई, गाड़ी पे एक जगह पे, तो पोजीशन क्या रहेंगी उसकी, 0 रहेंगी, यानी 0 डिस्प्लेसमेंट कहते हैं इसको। यानी वो चीज़ अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलेंगी, वही जगह पे रहेंगी। जैसे कोई चीज़ को हमने रख दिया एक जगह, तो वो अपनी जगह पे रहती है, जिसको कहते हैं 0 डिस्प्लेसमेंट, और 0 वर्क भी कहा जाता है इसको। अब इसमें 3 वर्क है, पॉजिटिव वर्क, निगेटिव वर्क और 0 वर्क। आगे टॉपिक से उसमें अगला है 180 डिग्री। इसमें होता है थीटा की वैल्यू है -1, कॉस थीटा की इसमें वैल्यू आती है वो कॉस 180 डिग्री की -1, और W इज इक्वल टू -FS। इसको कहते हैं निगेटिव वर्क। निगेटिव वर्क का मतलब काम का स्लो होना। 2 लोग अगर काम कर रहे हैं और एक इंसान एक काम को 1 घंटा लगता है, लेकिन कोई अगर उसको 1.5 या 2 घंटा लगा रहा है, यानी टाइम ज़्यादा ले रहा है काम करने में, इसको कहते हैं निगेटिव वर्क। और कोई काम को 1 घंटा लगता है लेकिन कोई उसको जल्दी कर दे रहा है 10-15 मिनट पहले, इसको कहते हैं पॉजिटिव वर्क। और कोई काम कर रहा ही नहीं, एक जगह बैठा है, तो इसको कहते हैं 0 वर्क। अब यूनिट्स ऑफ वर्क है। यूनिट्स ऑफ वर्क में सबसे पहले 1 जूल इज इक्वल टू होता है 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। 1 जूल इज इक्वल टू न्यूटन मीटर। अभी 1 अर्ग इज इक्वल टू होता है 1 डाइन। 1 डाइन इज 1 डाइन इंटू 1 सेंटीमीटर। अब दोनों का रिलेशन देखिए, 1 जूल इज इक्वल टू
अब 1 न्यूटन इज इक्वल टू होता है 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू होता है 10⁵ डाइन, और 1 मीटर इज इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर, तो 10⁵2 सेंटीमीटर लिया गया। अब 1 जूल इज इक्वल टू 10⁵ प्लस 10⁵2 हो जाएंगे 10⁵7 डाइन, और यूनिट लगेगा सेंटीमीटर, डाइन सेंटीमीटर। अब डाइन सेंटीमीटर किस में आता है, अभी देखा आपने अर्ग में, तो 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग। तो ये जूल और अर्ग का रिलेशनशिप है। अब अगला है पॉजिटिव वर्क, निगेटिव वर्क, जीरो वर्क। अभी आपको मैंने बता दिया, पॉजिटिव यानी कोई भी काम जल्दी से होना या राइट टाइम पे होना, निगेटिव यानी स्लो होना या बहुत स्लो होना, और जीरो यानी काम होना ही नहीं, एक जगह पे वो चीज़ रखी हुई है, कोई काम ही नहीं हो रहा है, इसको कहते हैं जीरो वर्क। अब देखिए फिगर ABC, ये 3 दी गई है। सबसे पहले आपको थ्रेड दिख रहा है, सेकंड फिगर में भी आपको थ्रेड दिख रहा है। अब देखिए फर्स्ट इमेज को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इसमें एक फोर्स लगा रहा है जिसका नाम है पुश। अभी आपको जो नट जो दिख रहा है, ये नट क्या करेगा, इस ग्लास को अपनी तरफ में पुश करेगा, यानी वर्क क्या हो रहा है, पॉजिटिव, ग्लास तेजी से नीचे आके गिर जाएगा। सेकंड इसमें देखिए यहाँ पे कुछ तो भी फोर्स लगाने के लिए चीज़ रख दी गई है यहाँ पे, ब्लैक रूलर टाइप। तो इसने क्या किया, इसमें फोर्स लगाया तो वो जल्दी से तो नीचे आके गिरेगा नहीं। एक तो वो चीज़ अगर हल्की है तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा उस ग्लास को नीचे गिरने में, या अगर कोई आयरन की चीज़ है, लोहे की चीज़ है, भारी चीज़ है, तो वो नीचे नहीं गिरेगा, एक ही जगह पे रहेगा। तो ये हो गया निगेटिव वर्क। अभी दोनों तरफ से नट लगा दिए तो ये बैलेंस फोर्स बन गया, यहाँ से भी फोर्स लग रहा है, वहाँ से भी फोर्स लग रहा है, बैलेंस फोर्स। तो एक ग्लास ना यहाँ जाएगा और ना ही वहाँ जाएगा, यानी गिरेगा नहीं, एक ही जगह पे स्टेबल रहेगा। इसको कहते हैं जीरो वर्क, यानी कुछ वर्क ही नहीं हो रहा, ना ये आगे जा रहा है ना पीछे जा रहा है, इसको कहते हैं जीरो वर्क। सेकंड इसमें थोड़ा बहुत स्लाइटली यानी हल्का सा आगे सरक सकता है वो, इसके लिए इसको कहते हैं नेगेटिव वर्क। और आगे इसमें फर्स्ट इमेज में ये फास्टली होगा तो इसको कहते हैं पॉजिटिव वर्क। ये इंस्टीट्यूट एट वर्क वगैरह बताए गए इसमें, ये आप रीड कर सकते हैं। उसके बाद में सॉल्व एग्जाम्पल से फॉर्मूले पे डिपेंड है। एनर्जी, अब एनर्जी क्या होती है, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, या एनर्जी नॉर बी क्रिएटेड नेवर बी डिस्ट्रॉय, यानी एनर्जी को हम बना भी नहीं सकते, उसको ख़त्म भी नहीं कर सकते। इस एनर्जी का जो ऐसा यूनिट है ये जूल है, और सीजीएस यूनिट भी अर्ग है। जैसा वर्क का है वैसे सेम एज इट इज़ एनर्जी का है। तो वर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, वर्क ज़्यादा हो रहा है तो एनर्जी ज़्यादा है। अब कोई इंसान काम ज़्यादा करता है तो उसमें एनर्जी भी ज़्यादा होती है। तो वर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, तो दोनों का यूनिट एक ही है। एनर्जी की डेफिनेशन होंगी, द थिंग विच आर एबल टू परफॉर्म द वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, यानी कोई एक ऐसी चीज़ जो हमको क्या देती है, काम करने में मदद करती है, वो क्या है, एनर्जी। जैसे आपने टीवी एडवर्टाइजमेंट में देखा होगा, एक बच्चा स्पीड में भाग नहीं पाता है, एक जूस की बोतल पीता है और स्पीड में भागना शुरू हो जाता है, तो ये होती है एनर्जी। अब वो सही नहीं बताते, एनर्जी हमको हमारे बॉडी को मिलती है लेमन से, शुगर से। जब भी आप थक जाते हैं तब आप शुगर की चीज़ खाते हैं, यानी जिसमें शक्कर होती है, ऐसी चीज़ खाते हैं तो आपके बॉडी में एनर्जी आती है। अब काइनेटिक एनर्जी देखिए, जो मोशन वाली एनर्जी उसको कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। जो भी चीज़ मोशन में है वो होती है काइनेटिक एनर्जी। जैसे हम क्या करेंगे, एक पेंडुलम लेंगे, यानी एक थ्रेड धागा लेंगे, उसको कोई चीज़ बांधेंगे और उसको आगे की तरफ करेंगे तो वो ऑसिलेट करेगा, आगे पीछे जाएगा। या एक झूला, एक झूला आप एक ही बार दे दो, बार 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 आगे पीछे होता है, ये है काइनेटिक एनर्जी का एग्जाम्पल। तो जो चीज़ मोशन में रहती है, यानी घूमती फिरती है, आगे पीछे जाती है या कुछ भी मोशन करती है, इसको कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। इसका फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी का, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू F इंटू एस, यानी फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। यानी उसको फोर्स भी लगेगा, फोर्स लगेगा तभी उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ये काइनेटिक एनर्जी हमें अब एक्सप्रेस करके बताया गया है इसको। तो वर्क W इज इक्वल टू है F इंटू एस, ये वर्क का फॉर्मूला है।
अब फोर्स न्यूटन का सेकंड लॉ है, F इज इक्वल टू एम ए मास इंटू एक्सेलरेशन। तो F इज इक्वल टू एम ए, एस डिस्प्लेसमेंट का एक फॉर्मूला है यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अब इनिशियल वेलोसिटी यू से होती है तो जीरो होती है, तो एस इज इक्वल टू हाफ एटी स्क्वायर। अब डब्ल्यू इज इक्वल टू लिखा गया एम ए, एफ का था एम ए इंटू हाफ एटी स्क्वायर, यानी एफ की वैल्यू है एम ए और एस की वैल्यू है हाफ एटी स्क्वायर। तो दोनों को हम क्या करेंगे, आपस में ज्वाइन करेंगे, ये बन जाएगा हाफ एम इन ब्रैकेट ए स्क्वायर टी स्क्वायर। तो अब फिर इधर बुक में डायरेक्ट बता दिया ए टी का होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर टी स्क्वायर लिखने से अच्छा ए टी का होल स्क्वायर बता दिया गया। अब से न्यूटन की इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ किया गया, न्यूटन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती है तो v इज इक्वल टू ए टी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू होगा ए टी का होल स्क्वायर, तो w इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। और वर्क की क्या है हमारी, काइनेटिक एनर्जी, यानी काम हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ये फॉर्मूला डिराइव होता है इसमें प्रॉब्लम से। पोटेंशियल एनर्जी अगला, पोटेंशियल एनर्जी यानी स्टोर, कोई भी बॉडी अगर एक जगह पे रखी हुई है तो उसको कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है स्टोर एनर्जी। जैसे कि वर्ड भी यूज होता है पोटेंशियल का, कि तुम्हारा पोटेंशियल कितना है, तुम क्या कर सकते हो। पोटेंशियल यानी हमारे अंदर में जो एनर्जी स्टोर होती है उसको कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, कोई भी चीज़ में। अब पोटेंशियल एनर्जी का दूसरा मीनिंग ये भी है कि कोई चीज़ अगर एक जगह पे है रखी हुई जीरो एक्सेलरेशन पे, यानी वो आगे भी नहीं जा रही पीछे भी नहीं जा रही, एक जगह रखी हुई है ओनली सिंपली, तो उसको भी कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अब इसका एक्सप्रेशन भी वैसे ही है, W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स इसमें लिखा जाएगा mg, मास इंटू ग्रेविटी, और डिस्प्लेसमेंट हाइट, क्योंकि ये डिपेंड होता है हाइट पे। तो W इज इक्वल टू mgh। अभी कोई भी चीज़ आपने एक जगह रखी तो अब उसमें से क्या लेंगे आप, यानी ग्रेविटी से वो क्या एक जगह पे स्टेबल है, उसका खुद का मास है, तो हम लिखेंगे gm की जगह mg, मास इंटू ग्रेविटी। और डिस्प्लेसमेंट उसका होने वाला नहीं, उसकी ओनली हाइट है, तो इसको कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। जो हाइट की जो चीज़ होती है उसको कहते हैं, हर चीज़ में हाइट होती है, कोई भी चीज़ रखी हुई है तो ये होती है पोटेंशियल एनर्जी, एक जगह रखी हुई चीज़। तो W इज इक्वल टू mgh। अब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, अब एक एनर्जी कभी भी ख़त्म नहीं होती है, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाती है। देखिए यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये न्यूटन्स का बोला हुआ लाइन है, एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। तो एनर्जी को हम बना भी नहीं सकते हैं और उसको डिस्ट्रॉय यानी ख़त्म भी नहीं कर सकते हैं। इट कैन बी कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर, यानी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे आप उसको ख़त्म करने जाएंगे वैसे वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। और टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज इन द यूनिवर्स रिमेन कांस्टेंट। जितनी भी एनर्जी यूनिवर्स में वो पूरी क्या है, कांस्टेंट है। यानी आपने वाइंड एनर्जी का यूज़ किया तो वाइंड एनर्जी से कौन सी एनर्जी बनेगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनेगी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी से साउंड एनर्जी बन सकती है, साउंड एनर्जी से हीट एनर्जी बन सकती है। तो ऐसे एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी बनती है। अब देखो मैकेनिकल एनर्जी, जो बाइक्स वगैरह होती है, व्हीकल्स, ये जब चलती है तब इसमें लाइट्स वगैरह का यूज़ किया जाता है। व्हीकल्स को अलग से चार्ज नहीं किया जाता। अब वो चार्जिंग की जो गाड़ी है मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो पेट्रोल डीजल गाड़ियाँ होती है तो इसको आपको चार्ज नहीं करना पड़ता है, ऑटोमेटिकली इनके लाइट्स वगैरह ऑन होते हैं, गाड़ी सेल्फ पे चलती है। तो ये मैकेनिकल एनर्जी, यानी उसके जो टायर से ये घूमते हैं तो इसमें एक एनर्जी बनती है, उसको कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। उसमें ऑलरेडी बैटरी होती है और बैटरी में एनर्जी स्टोर होती है, तो ये मैकेनिकल एनर्जी। अब मैकेनिकल एनर्जी का कन्वर्जन होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हमने क्या चलाएगा, फैन, इंजन, कुछ भी जब चलता है तो वो कौन सी एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का गेट कन्वर्जन मैकेनिकल एनर्जी, घूमने वाली चीज़ को मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। अब वापस में इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्ट को हमने क्या किया, हीटर लिया तो पानी गर्म किया तो कौन थी, क्या पानी में क्या आ गई, हीट एनर्जी, पानी में हीट बढ़ी, इसको कहते हैं हीट एनर्जी। अब हीट एनर्जी से वापस में इलेक्ट्रिसिटी भी बना सकते हैं आप, थर्मल पावर प्लांट में पढ़ेंगे क्लास 10 में। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी से लाइट एनर्जी बन सकती है। लाइट एनर्जी से जैसा सन क्या देता है, लाइट देता है सोलर प्लेट को, तो वापस में इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से लाइट एनर्जी बनती है, लाइट एनर्जी से वापस में इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन सकती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी बन सकती है,
केमिकल एनर्जी यानी बैटरी वगैरह को आपने चार्ज किया तो उसमें केमिकल होते हैं बैटरी में, तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी से आपने क्या किया, केमिकल एनर्जी बनाई। और लाइन चलेगी तो वही केमिकल एनर्जी से क्या बनती है बाद में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जैसा घरों में इन्वर्टर होते हैं, जब तक लाइन होती है जब तक वो चार्ज हो जाता है यानी इसमें केमिकल एनर्जी बनती है, और जैसे ही लाइन चलेगी वैसे हम उसको यूज़ करते तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के काम में आता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी से आप साउंड एनर्जी बना सकते हैं, साउंड एनर्जी में कन्वर्ट होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जब भी हम म्यूज़िक वगैरह चलाएंगे। और ये म्यूज़िक वगैरह जो साउंड का जो सिस्टम है ये अपने क्लास 8 में पढ़ा हुआ है। साउंड जब प्रोड्यूस होता है कोई भी लाउड स्पीकर में से तो उसके अंदर में इनहेल एंड एक्सेल ऑफ एयर होता है, यानी हवा अंदर और बाहर चलती रहती है। तो ये पहले एयर अंदर आती है, उसके अंदर एयर वही बाहर जाती है। तो एयर का क्या होता है, मोशन होता है, और ये एयर मोशन से एक एनर्जी बनती है जिसका नाम है वाइंड एनर्जी। और ये वाइंड एनर्जी का कन्वर्ट होता है बाय द वाइंड मिल्स, पवन चक्की वगैरह देखी होंगी आपने, टावर्स वगैरह भी होती है, इसका कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इस टाइप से एनर्जी कभी भी खत्म नहीं होती, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चली जाती है। अब फ्री फॉल का मतलब होता है कोई भी चीज़ का नीचे गिरना है। अब ये इमेज बताएगी ए बी सी। सबसे पहले ये बताया गया कि ए से कोई चीज़ बी पे गिरती है, उसके बाद में बी से कोई चीज़ सी पे गिरती है, और एक चीज़ ए से डायरेक्ट सी पे गिरती है। तो ये चीज़ देखेंगे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर वाला यूज़ किया गया। वो काइनेटिक एनर्जी आ गई 0। अगला है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला यूज़ किया गया एम जी एच, तो टोटल एनर्जी आई एम जी एच। इसका बोलने का मीनिंग ये है जैसे ए बी ये हाइट है, अब हाइट में क्या होती है, अब यहाँ पे कोई मोशन नहीं हुआ। अब जो फॉल डाउन मैंने बोला आपको, तो फॉल डाउन होने की पहले की बात है, यानी सबसे पहले फॉल डाउन होने के पहले तो कोई मोशन नहीं हुआ, और फॉल डाउन अगर हो भी गया तो फॉल डाउन होने के बाद में भी वो चीज़ जो भी गिरी नीचे वो रुक गई, फिर मोशन नहीं हुआ। तो ये एनर्जी किस में कंसिडर की जाती है, पोटेंशियल एनर्जी के अंदर में। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर को इधर में कन्वर्ट किया गया यू स्क्वायर, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी यानी अभी जो भी चीज़ गिरने वाली थी वो गिरी नहीं, तो उसको कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी। इधर आया हाफ एम वी स्क्वायर यानी हाफ एम वी स्क्वायर, तो इनिशियल वेलोसिटी में कंसिडर हुई। तो काइनेटिक एनर्जी आई 0। अब टोटल एनर्जी होती है दोनों की एडिशन, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी 0 है, 0 प्लस एम जी एच, तो क्या आएगा एम जी एच। सेकंड नंबर की थिंग में इनिशियल वेलोसिटी थी 0, डिस्प्लेसमेंट था x, और a इज इक्वल टू जी, यानी एक्सीलरेशन को ग्रेविटी में कंसिडर किया गया। एक्सीलरेशन ग्रेविटी दोनों एक ही होता है। तो इसमें न्यूटन की थर्ड इक्वेशन का यूज़ किया गया, क्योंकि यहाँ पे यू स्क्वायर भी है, एस भी है, ए भी है, तो ये पूरा इसमें सेटिस्फाई होता है। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस, वैल्यू इसमें पुट की गई। इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है ऑलवेज, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gx। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर होती है, तो वी स्क्वायर वी बी स्क्वायर की वैल्यू है 2gx, तो ये आएगा हाफ एम 2gx, यानी 2 से 2 कट गया, तो काइनेटिक एनर्जी है एम जी एक्स। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है एम जी इन ब्रैकेट एच माइनस एक्स, तो ये एम जी एक्स है ए बी, और बी सी क्या है एम जी इन ब्रैकेट एच माइनस एक्स, ये पोटेंशियल एनर्जी है। अब दोनों के आपस में एडिशन करेंगे, एम जी एक्स प्लस एम जी इन ब्रैकेट एच माइनस एक्स, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा एम जी एच माइनस एम जी एक्स, यानी मल्टीप्लाई हो जाएगा एम जी इंटू एच माइनस एम जी इंटू एक्स। तो एम जी एक्स माइनस था, एम जी एक्स प्लस है, दोनों कट गए, तो टोटल एनर्जी आ गई एम जी एच। अब थर्ड नंबर में u की वैल्यू भी 0 है, s की वैल्यू हाइट, s इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ने हाइट बताएगी, और एक्सीलरेशन g है। वही थर्ड इक्वेशन का यूज़ किया गया, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस 2gh। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर की वैल्यू है 2gh, तो हाफ एम इन ब्रैकेट 2gh। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी है एम जी एच, और पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच इज इक्वल टू 0, पोटेंशियल एनर्जी है 0 है। तो काइनेटिक एनर्जी एम जी थी, तो टोटल एनर्जी एम जी एच। अब फर्स्ट से मैं और एक बार आपको इक्वेशन समझा देता हूँ। अब सबसे पहले जब
कोई भी चीज़ गिरने की थी तब पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, mgh, काइनेटिक एनर्जी थी 0। तो काइनेटिक एनर्जी यानी मोशन में नहीं थी और रखी हुई थी ओनली, गिरने के पहले की कोई भी चीज़, तो वो काइनेटिक एनर्जी उसकी 0 थी। तो 0 प्लस mgh, तो उस टाइम पे उसकी टोटल एनर्जी कितनी थी, mgh। जैसे वो चीज़ गिरना शुरू हुई तो mgx ये काइनेटिक एनर्जी थी उसके लिए, और mgh माइनस एक्स, mgh माइनस एक्स ये थी उसकी पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का आपस में माइनस में इसका कन्वर्जन होता है, तो ये भी है mgh। यानी इस टाइम पे जो एनर्जी जो यूज़ की गई वो है काइनेटिक एनर्जी, यानी कोई चीज़ बी से आके सी पे गिरती है। अब थर्ड नंबर में है, अब कोई चीज़ आके ए से आके सी पे गिरती है नीचे, तो ये हो गई काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ क्या होंगी, 0 होंगी। जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होती है वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है, और जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी होती है वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0 होती है। ये आपको समझ में आ गया। तो टोटल एनर्जी क्या होगी, mgh। अब अगला है पावर, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। तो अभी इसमें पावर में यूज़ किया जाता है वर्क अपॉन टाइम। अब वर्क अपॉन टाइम में वर्क का यूनिट होता है वैट, तो ऐसा यूनिट ऑफ वर्क इज जूल, या ऐसा यूनिट वर्क का यूनिट होता है जूल होता है। सो द यूनिट ऑफ पावर इज, पावर का यूनिट होता है जूल पर सेकंड, और जूल पर सेकंड यानी पावर का यूनिट होता है वैट। 1 वैट इज इक्वल टू होता है 1 जूल पर सेकंड। अब इंडस्ट्रियल सेक्टर में इसी यूनिट को कहा जाता है हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू होता है 746 वैट। द यूनिट ऑफ एनर्जी फॉर कमर्शियल यूज इज, जो हम यूज़ करते हैं कमर्शियल यानी जो भी मतलब पैसे कमाने के लिए जो यूज़ किए जाते हैं उसको कमर्शियल कहते हैं। जो एनर्जी को हम यूज़ करते हैं और पे करते हैं ये कमर्शियल एनर्जी है, यानी कमर्शियल कहते हैं इसको, कमर्शियल यूज़। तो 1000 जूल वर्क परफॉर्म इन 1 सेकंड इज 1 किलोवाट पावर। यहाँ पे इन्होंने सेकंड दिया, यहाँ पे हावर होता है। जब हमने जूल को कन्वर्ट किया किलो में, किलोवाट में, यानी हमने वैट को किलोवाट में किया और टाइम को सेकंड था टाइम में, तो हमने क्या किया, हावर में किया। तो 1 किलोवाट हावर, तो 1 किलो वैट में होती है 1000 वैट, और 1 हावर में होती है 3600 सेकंड। तो दोनों का मल्टीप्लाई करते तो किलोवाट हावर, इसको कहते हैं जूल। तो इसमें 3.6, 1 किलोवाट हावर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल। अब इलेक्ट्रिकल यूज फॉर डोमेस्टिक पर्पस इज मेजर इन यूनिट किलोवाट। तो इसको अब जैसे घर में जो हमारे मीटर होता है तो उसको यूज़ कर मतलब 1 यूनिट, यानी उसमें 1 यूनिट हो गया तो हमको पता चलता है। जब हम 1 किलोवाट पर हावर ऐसे मतलब इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं, मतलब 1 किलोवाट का हमने यूज़ कर लिया तो 1 यूनिट जलता है, 2 किलोवाट का किया तो 2 यूनिट जलता है, 3 किलोवाट का यूज़ किया तो 3 यूनिट जलते हैं। ऐसा ये हावर बेसिस पे होता है, यानी आपने 1 घंटे में कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ की उस पर ये डिपेंड होता है। उसके बाद में एक जो है साइंटिस्ट का नाम आ चुका है, An introduction to science. The steam was invented in 1781. स्कॉटिश जेम्स वैट, इन्होंने स्टीम इंजन के बारे में बताया था। दिस इन्वेंशन ब्राउट अबाउट एन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, यानी इंडस्ट्रीज में ये इंजन बहुत ज़्यादा काम में आया, और इसमें जो यूज़ था वो वैट का था, पावर एनर्जी का था। यहाँ पे आपका चैप्टर एंड होता है। आपके अगर कोई डाउट्स होंगे तो आप मुझे इसमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपको चैनल को लाइक करना है, वीडियो को आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड को शेयर करना है।